अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरीन के ऊपर। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो क्लोरीन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे क्लोरीन के बारे में? वही क्लोरीन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि क्लोरीन कैसे बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और क्लोरीन के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिज़िकल भी और केमिकल भी। इसके साथ साथ क्लोरीन की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, क्लोरीन के यूजेस क्या हैं, क्लोरीन कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आ जाए क्लोरीन। क्लोरीन का फार्मूला है Cl2। इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है क्योंकि दो एटम हमेशा लीनियर स्ट्रेट में मिले होते हैं आपस में, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन। ये क्लोरीन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिपरेशन बाय 3 मेथड्स। क्लोरीन 3 मेथड से बनाए जाते हैं। 2 मेथड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन थर्ड जो मेथड है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है कि क्लोरीन है ना 3 मेथड से बनाया जाता है। नंबर 1 डाउन सेल, डाउन प्रोसेस हमने पढ़ा था। एक्सट्रैक्शन ऑफ जब सोडियम मेटल की जब एक्सट्रैक्शन करते हैं सोडियम क्लोराइड से तो क्लोरीन गैस भी बनता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, डाउन सेल में क्लोरीन बनाते हैं। और कैस्टर किल्नर सेल भी हम पढ़ चुके हैं, एस ब्लॉक के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बनाते हैं तो वहाँ पर क्लोरीन भी बनता है, तो कैस्टर किल्नर प्रोसेस में भी क्लोरीन गैस बनाते हैं। और थर्ड वन मेथड है नेल्सन सेल, तो आज हम नेल्सन सेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको डायफ्राम सेल भी कहा जाता है। तो आज हम नेल्सन सेल और डायफ्राम सेल के अंदर क्लोरीन कैसे गैस बनाई जाती है उसी पे ही डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, ये आपके सामने मैंने नेल्सन सेल बनाया हुआ, ठीक है। यू शेप लाइक होता है नेल्सन सेल, इसके अंदर क्लोरीन गैस कैसे बनाते हैं उसी पे। तो चले प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस बाय नेल्सन सेल, तो नेल्सन प्रोसेस से कैसे क्लोरीन गैस बनाई जाती है उसी पे ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन बताऊं कि नेल्सन सेल कैसे बना होता है। एक्चुअली जो नेल्सन सेल है ना, नेल्सन सेल एक कंटेनर लाइक होता है। नेल्सन सेल के अंदर ना यू शेप, ये क्या होता है, यू शेप टाइप एक स्टील की क्या लगाई जाती है, शीट। यू शेप कंटेनर होता है यहाँ पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो याद रखो नेल्सन सेल के अंदर यू शेप एक स्टील कंटेनर होता है, यू शेप, और उसके अंदर छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं, यहाँ पर होल्स लगे होते हैं। इसलिए हम इस यू शेप वाले कंटेनर को क्या कहते हैं, परफोरेटेड स्टील कहा जाता है। क्या है ये परफोरेटेड स्टील है, ठीक है। इस परफोरेटेड स्टील के साथ वायर तार जोड़ते हैं और उस तार को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो स्टील है ये कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। इसी तरह फिर इसके अंदर बीच में मिडल में एक ग्रेफाइट की रॉड लगाई जाती है, यहाँ पर एक लॉन्ग ग्रेफाइट की रॉड लगाई जाती है, उसको यहाँ फिट किया जाता है बीच में मिडल में, ठीक है। उसके साथ भी तार कनेक्ट करके किसके साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिस हम एनोड कहते हैं। तो ग्रेफाइट या एनोड है, और ये जो स्टील है यू शेप, ठीक है, इसके अंदर होल्स है, परफोरेटेड स्टील, इसको ये कैथोड का काम कर। अब आप खुद बताओ कि ग्रेफाइट रॉड पॉजिटिव है तो यहाँ एनाइन जाएंगे, और फिर यहाँ स्टील जो है यहाँ पर क्या जाएंगे, कैटाइन जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से मूव करें। अब आ जाए उसके बाद, अच्छा यहाँ पर ये ग्रीन कलर की जो लेयर नजर आ रही है इसको कहते हैं एस्बेस्टोस लाइनिंग। तो यहाँ पर ये एस्बेस्टोस लाइन लेयर लगाई जाती है, ये एस्बेस्टोस की लाइनिंग लेयर है। इसका काम होता है एस्बेस्टोस का कि एनोड और कैथोड के अपार्टमेंट को अलग अलग करना, मतलब कैथोड वाला पोर्शन और जो एनोड वाला पोर्शन और जो कैथोड वाला पोर्शन है उनको सेपरेट करता है। तो एस्बेस्टोस कैथोड और एनोड के पोर्शन को अलग अलग करता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब हम सबसे सवाल ये है कि नेल्सन सेल में हम क्लोरीन गैस जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, कौन से केमिकल के? तो मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से बनाते हैं, और सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को हम जनरली ब्राइन कहते हैं। तो हम सबसे के लिए क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का जो फ्रेश सोल्यूशन, नॉट मोल्टेन स्टेट, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से, तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन सबसे पहले एंटर करेंगे। आपको पता है सोडियम क्लोराइड अगर सोल्यूशन की फॉर्म में होता है तो सोडियम और क्लोराइड के आयंस फ्री होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन एंटर करेंगे। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब है आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, तो क्लोराइड आयंस है,
ठीक है। और क्या है, और यहां पर ये सोडियम के आयंस भी हैं, ठीक है। और यहां पर ना सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन एंटर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में सोडियम और क्लोराइड के आयंस फ्री होते हैं, तो ये ठीक है इस तरीके से आए, तो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन एंटर करेंगे। अब सोल्यूशन है तो जाहिर सी बात है सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर भी होगा, और वाटर भी ऑटो आयोनाइज करता है, वाटर भी आयोनाइजेशन करता है, तो वाटर के भी आयंस होते हैं। और आपको पता है वाटर के आयंस कौन से होते हैं, आपको पता है कि वाटर आयोनाइज होता है तो क्या बनाता है, वाटर जब आयोनाइज होता है तो उसमें एक H+ आयन और एक OH आयन बनता है। तो वाटर आयोनाइजेशन, इसका मतलब है वाटर भी है तो वाटर के भी कुछ आयंस है यहाँ पर। जैसे वाटर के आयन कौन कौन से हैं आपको पता है, वाटर के आयंस यहाँ पर ये H+ है और यहाँ पर ये OH भी आयन है, ठीक है। तो इस तरीके से, और नीचे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैं कुछ लिख देता हूँ कि ये जैसे यहाँ पर ये H+ है आयन, ठीक है, यहाँ पर ये H+ के आयन है और प्लस में यहाँ पे OH भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये OH, सोडियम क्लोराइड भी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है OH और H+ को रिप्रेजेंट क्या है, क्योंकि इसकी वर्किंग यहाँ पे ज़्यादा। तो अब हमने कहा सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जैसा ही इंटर करेंगे अंदर, तो सोडियम के आयन, क्लोराइड के आयन, OH के भी आयन है और H+ के भी आयन है जो वाटर से आते हैं। अब हम क्या करेंगे, करंट को ऑन करेंगे। जैसे ही करंट को ऑन करेंगे तो आपको पता है कि जो नेगेटिव वाले आयन से वो कहाँ, एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब ये नेगेटिव आयन क्लोराइड है, अब ये क्लोराइड के आयंस कहाँ जाएंगे, एक क्लोराइड का आयन जाएगा एनोड में, वो अपनी नेगेटिव चार्ज देगा इसको और न्यूट्रल हो जाएगा इस तरीके से। फिर दूसरा क्लोराइड का आयन जाएगा, वो भी एनोड पे अपनी नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। फिर न्यूट्रल होने के बाद ये दोनों ऑक्सीजन के एटम मिलके क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस बना के ना यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोराइड के आयन एनोड पे जाते हैं, वहाँ जाकर अपनी नेगेटिव चार्ज डोनेट करते हैं, फिर क्लोरीन न्यूट्रल होने के बाद आपस में मिल जाते हैं और क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल बना के यहाँ से रिलीज होते जाते। इस तरीके से क्लोरीन गैस बनती जाएगी और यहाँ से निकलती जाएगी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, आप कहेंगे सर कि नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जा रहे हैं, क्लोराइड नेगेटिव है, तो आप कहेंगे सर OH भी तो नेगेटिव आयन है, तो OH भी तो जा सकते हैं ना, ये OH के आयन भी जा सकते हैं, वहां पर जाकर ऑक्सीजन गैस रिलीज कर सकते हैं, लेकिन OH नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लोराइड है ना, इनकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना वो OH से ज्यादा होती है, और जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो अपनी चार्ज डोनेट करेगा जल्दी। तो क्लोराइड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH नेगेटिव एनाइन से ज्यादा है, इसलिए क्लोराइड जाकर एनोड पर अपनी नेगेटिव चार्ज डोनेट करते हैं और ठीक है, और न्यूट्रल होकर गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं बजाय OH की, क्योंकि OH की रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होती, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम होती है। OH की नेगेटिव चार्ज डोनेशन पावर उनके मुकाबले में क्या होता है, वो कम होता है, इसलिए OH नहीं बल्कि क्लोराइड। तो क्लोराइड जाएगा जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, तो इसलिए क्लोराइड जाते, OH नहीं जाते, तो OH यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, तो चलो ये चलेगा क्लो। अब आप मुझे बताओ कि ये जो स्टील है परफोरेट, इसके पास कौन जाएगा, ये तो कैथोड है, तो इसके पास से पॉजिटिव आयन केटाइन जाएंगे। अब केटाइन यहाँ पर दो पड़े, एक है H+ के आयन और दूसरा है सोडियम के आयन। अब आप मुझे बताओ इस कैथोड के पास कौन से आयन जाएंगे, H+ या सोडियम। एक्चुअली ना इस कैथोड के पास जाएंगे H+ आयन। क्यों, ये H+ के आयन कैथोड के पास जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे, चार्ज लेंगे, और चार्ज लेने के बाद, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये न्यूट्रल हो जाएंगे और न्यूट्रल की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। अब सवाल है कि H+ के आयन जाएंगे या सोडियम के आयन जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, जो हाइड्रोजन के आयन है H+ आयन, H+ आयन की जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत है वो ज्यादा है सोडियम के आयन से। और आप मुझे बताओ जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज्यादा है तो वो जाएगा ना, जिसकी कम है वो थोड़ी जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो H+ के आयन है ये क्या करेंगे, ये H+ का आयन, एक H+ का आयन जाएगा कैथोड से, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा, दूसरा जाएगा वो भी इलेक्ट्रॉन लेगा, वो भी न्यूट्रल। तो इसी तरह हाइड्रोजन के एटम इलेक्ट्रॉन लेने के बाद न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है।
तो याद रखो सोडियम के आयंस नहीं जाएंगे, तो हाइड्रोजन आयंस की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाह ज़्यादा है, इसलिए वो जाते हैं कैथोड पे बजाय सोडियम आयन के। तो अब आप मुझे बताओ हाइड्रोजन के H+ आयन कैथोड पर गए, वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन लेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो बाकी बचा कौन? बाकी बचा ये कि यहाँ से सोडियम के आयंस बचेंगे और यहाँ से OH बचे। तो ये सोडियम के आयंस और ये जो OH है ये आपस में मिलके इन परफोरेशन से, इन होल से क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के नीचे आ जाएंगे, लेकिन इनके साथ पानी भी होगा और इनके साथ थोड़ा बहुत सॉल्ट भी होगा, तो सॉल्ट समेत ये सोल्यूशन की फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आ जाओ, अब इस एस्बेस्टोस लाइनिंग का काम क्या होता है? इस एस्बेस्टोस लाइनिंग का काम ये होता है कि आपको पता है कि इसका काम होता है कि इस हिस्से को उससे सेपरेट करना। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं कि आपको पता है कि ये जो क्लोरीन गैस यहाँ पर बन रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्लोरीन है ना, ये जो क्लोरीन गैस होती है, इस क्लोरीन के साथ OH रिएक्शन करता है, इस क्लोरीन के साथ OH रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइपोक्लोराइड बना सकता है, और प्लस में इस तरीके से आपको पता है क्लोराइड बना सकता है और प्लस में ये वाटर बना सकता है। तो आपको ये याद रखो कि ये जो OH होते हैं ना, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड और वाटर बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो OH है ये इस पे क्या कर सकते हैं, ये इसके साथ मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन के साथ मिलके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बचने के लिए हमने कहा ये OH आएंगे, ये नीचे वाले भी ऊपर आएंगे और क्लोरीन के साथ मिल जाएंगे और क्लोरीन खत्म हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड और वाटर बन जाएगा। इसी तरह इनके बीच में क्या लगाया जाता है, एस्बेस्टोस लाइनिंग लगाई जाती है। ये इस एस्बेस्टोस का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये एस्बेस्टोस लाइनिंग क्या करती है, जो OH होते हैं उन OH को ऊपर क्लोरीन की तरफ जाने नहीं देते, तो ये उनको कंट्रोल करता है, सेपरेट करता है, ताकि ये OH जो है नीचे वाले ऊपर से नीचे आए, लेकिन नीचे से OH ऊपर नहीं। तो जब ये OH ऊपर नहीं जाएंगे, एस्बेस्टोस को नीचे से ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे, तो फिर क्लोरीन के साथ नहीं मिलेंगे। तो पहला यही एस्बेस्टोस लाइनिंग का काम है कि ये OH को ऊपर जाने नहीं देता। ठीक है, और इसी तरह फिर जो सोडियम के आयन से उनको नीचे जाने देता है। ठीक है, वो परमिशन नीचे चले जाते हैं। तो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है, सिलेक्टिव आयंस को जाने देते हैं। और ठीक है, इस तरीके तो OH को नहीं जाने देंगे यहाँ से, तो इस तरीके से OH नहीं जाएंगे तो क्लोरीन के साथ नहीं मिलेंगे, तो उन्हें खतरा नहीं पड़े। और सोडियम के आयन से वापस आएंगे, वो नीचे आके OH के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में यहाँ से नीचे निकल जाए, और उसके बाद ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की फॉर्म में होगा। फिर इसको बाहर वाटर अलग कर देंगे, इसमें थोड़ा बहुत NaCl भी होगा, वो भी हम सेपरेट कर देंगे। फिर इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हासिल कर लेंगे। तो मुझे बताओ इस नेल्सन सेल में प्रोडक्ट कितनी बनी? 3 प्रोडक्ट बनी, क्लोरीन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3 प्रोडक्ट अपने। तो चलें अब इसकी स्टेप्स कैसे हुई। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ NaCl। NaCl को पानी में ऐड करते हैं तो वहाँ पे NaCl क्या होता है, वो आयंस में टूट जाता है, उनके आयंस अलग, सोडियम अलग हो गए और क्लोराइड अलग हो गए। उसके बाद आपने जैसे ही इंटर किया, करंट को ऑन किया, तो आपको पता है कि जो क्लोराइड के आयन से वो कहाँ जाते हैं, एनोड में, वहाँ जाकर अपनी नेगेटिव चार्ज देते हैं, माना ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन करने के बाद वो क्लोरीन गैस बन के यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद। इसी तरह अब सवाल है कि ये कैथोड पर क्या होगा, ये जो स्टील की परफोरेट स्टील है, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन आएगा, वाटर। वैसे लिखा वाटर जाता है, वाटर का मतलब है कि कैथोड पे वाटर का मतलब है कि ये OH और H+, बात है की तो लिखा हुआ H2 होता है, लेकिन हकीकत में H2 मतलब ये OH और H+। ठीक है, तो अब आप मुझे बता कैथोड पे कौन जाएगा, H2, मतलब OH और H+ जाएंगे, ये दोनों जाएंगे। उसमें से जो H+ के आयन होंगे वाटर के, वो जाके कैथोड पे क्या करेंगे, वो कैथोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन लेंगे कैथोड से, स्टील से। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। क्या बना लेंगे, वो हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस बना लेंगे और बाकी जो OH है वो रिमेन रहेंगे सेम। तो अब OH वही रहेंगे, लेकिन वो H+ आयन। ठीक है, तो OH यहाँ पर रहेगा। अब ऊपर सोडियम आयन बच गए और नीचे OH बच गया। अब ये OH सोडियम आयन के साथ मिलके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा सोल्यूशन की फॉर्म में, फिर वो नीचे गिरेगा। ठीक है, इस तरह होल से गिरेगा सर, फिर कलेक्ट कर लेंगे। तो ये थी क्या स्टेप्स ऑफ द नेल्सन सेल के कुछ स्टेप्स थी। ठीक है,
अब आ जाते हैं उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लोरीन की। क्लोरीन एक गैस है, ग्रीन येलोइश कलर की गैस होती है, पेल ग्रीन कलर की, और चॉकिंग स्मेल, इसके अंदर बहुत ही तेज चॉकिंग स्मेल होती है, जैसे सफोकेशन होती है, ठीक है, हाँ सांस में थोड़ी दिक्कत होती है, तो याद रखो इसके अंदर चॉकिंग स्मेल सफोकेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, घुटन पैदा करती है इसके अंदर, ठीक है। इसका अगर रेस्पोंस नॉन मेटल है, गैस होती है, नॉन मेटल है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट -34 सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट -101 सेंटीग्रेड, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में थोड़ी सी सॉल्युबल होती है नॉन पोलर की वजह से। पॉइजनस गैस है, ठीक है। इरिटेटिंग इफेक्ट ऑन नोज, थ्रोट एंड लंग्स, अगर ये आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम अगर ये चलती रहे तो इससे क्या होगा, आपकी नोज के अंदर, आपके थ्रोट गले के अंदर और आपके लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, तो इसका इरिटेशन पैदा होगी। क्या पैदा होगी, ये इरिटेशन प्रोड्यूस करती है नाक के अंदर और थ्रोट के अंदर और लंग्स के अंदर। ये क्या करती है, ये इरिटेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो एंड हैज आल्सो कोरोसिव एक्शन ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, जहाँ से म्यूकस सीक्रेट होता है, तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर सकती है क्लोरीन गैस। अगर आप बार बार रेस्पिरेशन के दौरान अंदर जाएगी तो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाती है, ठीक है। और इसकी डेंसिटी 3.21 ग्राम पर लीटर। एक्चुअली हम गैसेस की जो डेंसिटी है ना वो ग्राम पर लीटर में लेते हैं, लेकिन जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो ग्राम पर ml में, तो STP पे। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। और ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज कौन कौन सी लेता है क्लोरीन नेगेटिव चार्ज लेता है, -1 लेता है। याद रखो क्लोरीन नेगेटिव में हमेशा -1 लेगा। अदरवाइज क्लोरीन पॉजिटिव भी चार्ज लेता है, लेकिन पॉजिटिव या तो 1 लेगा प्लस, कुछ कंपाउंड्स में क्लोरीन +1 लेता है और कुछ में +3 लेता है और कुछ में +7 लेता है और कुछ में +5 लेता है, 5 + 7, ठीक है। तो इस तरीके से ओड स्टाइल में ऑक्सीडेशन स्टेट लेता है। तो याद रखो ये इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसमें। तो क्लोरीन इन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है, +1 +3 +5 और +7। तो याद रख, इनके अगर बीच में आ जाए 2 आ जाए 4 आ जाए 6 आए तो आप कहेंगे ये क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनको भी ज़रूर। तो ये हो गई फिजिकल। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि ये जो क्लोरीन है क्या ये रिएक्शन करता है, बिल्कुल। मैंने लिखा है इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इट रीडली कंबाइंस विथ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स टू फॉर्म द डिफरेंट वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। तो आपको पता है कि ये जो क्लोरीन है ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ये बहुत सारे नॉन मेटल और मेटलों के साथ जल्दी मिल लेता है और मिलकर क्या बनाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। सिवाय कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनके साथ जल्दी नहीं मिलता, डायरेक्ट नहीं मिल पाता, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन। इनके साथ ना ये क्लोरीन डायरेक्ट नहीं मिलता जल्दी। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत स्टेबल होते हैं, इनके बॉन्ड को ब्रेक क्लोरीन नहीं कर सकता, इसलिए इनके साथ मुश्किल होती है मिलना, ठीक है। तो इनके अलावा बाकी के साथ तकरीबन जल्दी मिल लेता है क्लोरीन। तो चलिए, क्लोरीन रिएक्शन तो करता है, किस किस के साथ रिएक्शन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्लोरीन की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्लोरीन बहुत सारी प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो क्लोरीन की जो रिएक्शंस है उनको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कुछ क्लोरीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, कुछ एडिशन रिएक्शन करके भी प्रोडक्ट बनाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके भी प्रोडक्ट बनाता है, और ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी करके प्रोडक्ट बनाता है। तो इसकी अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाता है। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि क्लोरीन ऑक्सीडेशन करके बनाता है। कैसे ऑक्सीडेशन करवाता है, एक्चुअली क्या करता है क्लोरीन, ये जो क्लोरीन होता है ना, ये जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल होते हैं ना, उनके साथ मिलके उनको पॉजिटिव कर देता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्लोरीन क्या करता है, बहुत सारे मेटल और नॉन मेटलों से इलेक्ट्रॉन छीनता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले को क्या कहते हैं, आप खुद बताओ, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन। तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा और अगले को पॉजिटिव कर देता है। और जो भी स्पीशी अगले से इलेक्ट्रॉन लेकर अगले को पॉजिटिव कर दे, ठीक है, अगले की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दे, पॉजिटिव कर दे, तो समझ रहे हो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको। और जो ऑक्सीडाइज करता है अगले को, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाती है क्लोरीन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे करवाएगी, और मैंने लिखा इट इज एन एक्टिव ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं।
ये क्या करता है, टू गेन इलेक्ट्रॉन, दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनता है, एंड ऑक्सीडाइज अदर्स, और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, ठीक है, मेटल को भी और नॉन मेटल को भी, और इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। जैसे जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अकेला है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस जिंक से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीने के बाद जिंक पॉजिटिव बन जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा, फिर उसके बाद ये चार्ज के जरिए से इसके साथ मिल जाएगा। अब पहले जिंक जीरो था, क्लोरीन जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन छीन के इसके साथ मिल जाता तो उसको प्लस कर देता है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन छीन कर उस जिंक को +2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है +2 के अंदर और प्रोडक्ट बन जाती है जिंक क्लोराइड। इसी तरह कॉपर के साथ मिलके उसको कॉपर को +2 कर देता है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन छीनता है, तो ये क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इसको कॉपर को पॉजिटिव कर देगा, फिर इसके साथ जुड़ जाएगा नेगेटिव फॉर्म कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज करके इसके साथ मिल रहा है। इसी तरह फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन मिलेगा, 2 फॉस्फोरस है, 10 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन एक फॉस्फोरस के साथ मिलेगी तो PCl5 बनेगा। अब जैसे ही 5 क्लोरीन फॉस्फोरस के साथ मिलेंगे तो फॉस्फोरस के ऊपर 5+ चार्ज आ जाएगी, तो ये प्लस चार्ज क्लोरीन की वजह से आ गए, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है -1 में, तो इस तरीके से फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है और एक नई प्रोडक्ट बना लेता है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसी तरह हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज करता है, हाइड्रोजन जीरो होता है, जब क्लोरीन उसके साथ जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन को बेचारे को पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, ये भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इस तरीके से पिलरी ऑक्सीडेशन करवा के एक नई प्रोडक्ट बनाता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन भी करता है। एडिशन रिएक्शन कहते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिले और मिलकर एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो क्लोरीन है ना, ये डायरेक्ट बहुत सारी चीजों के साथ कंबाइन होता है और मिलकर कुछ कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, तो डायरेक्ट कंबाइन विद सर्टेन कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंडों के साथ क्लोरीन ऐड होता है और ऐड होकर एक नई प्रोडक्ट बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये इथीन है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, इस इथीन के साथ मिलेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन इधर जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इधर जुड़ जाएगा, इस तरीके से ऐड होगी, एडिशन होगी, क्लोरीन इथीन के साथ मिलके ये एक प्रोडक्ट बनाएगा और इसको कहते हैं इथाइलिन डाइक्लोराइड कहा जाता है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्लोरीन क्या कर रहा है, ऐड होकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये इसकी एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड बन जाए। इसी तरह अगर आप देखें ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऐड होगा, इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, CO कार्बोनाइल डाइक्लोराइड बनाएगा, कार्बोनाइल CO को कार्बोनाइल कहते हैं और Cl2 डाइक्लोराइड, कार्बोनाइल डाइक्लोराइड बनाएगा और इस कार्बोनाइल डाइक्लोराइड को हम फॉस्जीन गैस कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्लोरीन क्या कर रहा है, ऐड होकर प्रोडक्ट कर रहा है, तो ये क्लोरीन की एडिशन रिएक्शन। इसी तरह अगर आप देखें कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी क्लोरीन ऐड होता है और ऐड होकर क्या बनाता है, SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड क्या बनाता है, सल्फर, और सल्फ्यूराइल क्लोराइड एक कलरलेस बैड ऑर्डर लिक्विड होता है, ठीक है, इस तरीके से सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या है कि क्लोरीन ऐड होकर प्रोडक्ट बनाता है, तो ये एडिशन रिएक्शन करके भी प्रोडक्ट बनाता है। इसी तरह थर्ड रिएक्शन इसकी कौन सी है, थर्ड इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो क्लोरीन है ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में एक एटम चला जाए उसकी जगह पे दूसरा स्पीशीज आ जाए, एक की जगह पे दूसरा आ जाए, इसका अर्थ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, या एक कोई चीज किसी और एटम को रिप्लेस करे, उसको निकाल दे और खुद उसकी जगह पे आ जाए, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्लोरीन करके प्रोडक्ट बनाता है। क्लोरीन रिप्लेस 1 और मोर एटम फ्रॉम अदर्स, दूसरे एटमों से एटम्स को निकालकर और खुद क्लोरीन ऐड हो जाता है। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर के साथ कौन, हाइड्रोजन के साथ कौन है, सल्फर है। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को कहेगा कि सल्फर को निकाल दो और खुद हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाओ, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और सल्फर को यहाँ से निकाल, तो एक जा रहा है उसकी जगह पे दूसरा आ रहा है, इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सल्फर यहाँ से निकल जाएगा और क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl, और सल्फर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड है। अब पोटेशियम के साथ कौन है, आयोडीन, तो क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को निकाल देगा यहाँ से और खुद पोटेशियम के साथ अटैच हो जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन यहाँ से अलग हो जाएगा इस तरीके। तो यहाँ क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना। इसी तरह कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं। क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा
और खुद इस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। देखो 4 किलो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाए तो बन जाएगा CHCl। जो दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा वो दूसरा क्लोरीन उसके साथ बन के HCl बना लेगा। इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन तो बन जाएगा। इसी क्लोरोमीथेन में हमने कहा 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्लोरोमीथेन मजीद हाइड्रोजन भी निकाल सकता है, रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन के क्लोरीन के साथ, तो ये रिप्लेसमेंट हो सकती है। बस इसका एक और हाइड्रोजन निकलेगा, एक और क्लोरीन आएगा तो क्या बनेगा, देखो 2 क्लोरीन आ गए तो डाइक्लोरोमीथेन भी आ सकता है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करके बहुत सारी प्रोडक्ट बनाता है क्लोरीन। चौथी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, और इसको ना सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। तो ये डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन एक टाइप ऑफ रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं ऐसी रिएक्शन, क्या ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में सेम एटम या सेम मॉलिक्यूल, उनमें से एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 सेम एटम या 2 सेम मॉलिक्यूल हो, जिसमें से एक एटम या एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाए पॉजिटिव की तरफ और दूसरा जो है रिड्यूस हो जाए नेगेटिव, तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है कि क्लोरीन ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी करता है। क्लोरीन का एक एटम ऑक्सीडाइज होता है रिएक्शन में और एक रिड्यूस होता है, तो इसलिए हम इसको ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, अब 2 क्लोरीन के एटम है सेम, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। जब ये क्लोरीन वाटर के साथ मिलते हैं तो आपको पता है एक क्लोरीन OH के साथ मिलके HCl बनाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड, दूसरा क्लोरीन H के साथ मिलके HCl बनाएगा। अब क्लोरीन वाटर के साथ मिलके एक HCl और एक हाइपोक्लोरस एसिड तो बना रहा है। अब इन प्रोडक्ट में देखें कि यहाँ पर H के ऊपर एक प्लस होता है और क्लोरीन पे -1, तो मुझे बताओ इस कंपाउंड में क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है और जब माइनस हो जाता है 0 से वो रिड्यूस हो जाए, तो यहाँ पर क्लोरीन रिड्यूस्ड हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें कि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो क्लोरीन पे +1 और हाइड्रोजन पे भी +1 होता। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर क्लोरीन पे +1 चार्ज है और यहाँ इस कंपाउंड में माइनस 2 क्लोरीन है, जैसे ही वाटर के साथ मिलते हैं उनमें से एक क्लोरीन माइनस में चला गया, रिड्यूस हो गया, दूसरा क्लोरीन हाइपोक्लोरस एसिड में हो गया, पॉजिटिव हो गया, माना ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 एटम उनमें से एक ऑक्सीडाइज हो जाए प्लस में और दूसरा रिड्यूस हो जाए माइनस में, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या कर रहा है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है, माना ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, प्लस में भी जा रहा है और माइनस में भी उसका एक एटम जा रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब आ जाता है उसके बाद इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो क्लोरीन जो इंपॉर्टेंस है ये क्या है, ठीक है। तो यहां पर मैं इंपॉर्टेंस कुछ लिखूंगा, ये इसको मिटा देता हूं ऊपर, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस के हम क्लोरीन गैस कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन गैस की यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोरीन गैस के यूज पढ़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमने कहा इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम इससे ना बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे CCl4 है, क्लोरोफॉर्म, ये इससे आपको पता है, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है ये, ठीक है। जैसे आपको पता है मीथेन होता है, मीथेन के पास आपको पता है कि 4 हाइड्रोजन होते हैं मीथेन के पास, तो उसके साथ क्लोरीन मिला के क्या करेंगे, क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे, क्लोरीन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CCl4 बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। इसी तरह CHCl3, ये 2 बनाते हैं हम क्लोरीन के जरिए से, क्योंकि इसमें क्लोरीन आता है। तो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ विनाइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, हम इससे ना विनाइल क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम इससे, विनाइल क्लोराइड बनाते हैं। विनाइल क्लोराइड बनाते हैं क्लोरीन के जरिए से, फिर उस विनाइल क्लोराइड से हम प्लास्टिक बनाते हैं, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं। और ये विनाइल क्लोराइड कैसे बनाते हैं, अगर आप देखें तो विनाइल क्लोराइड ऐसे बनाते हैं, ये जो ईथीन होता है, ईथीन के साथ हम क्या मिलाते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन ऐड करवाएंगे तो क्या बनेगा, 1,2-डाइक्लोरो ईथेन बनेगा, जिसको हम इथाइलिन डाइक्लोराइड के, ये बनेगा। फिर आप इस इथाइलिन डाइक्लोराइड को मजीद आप हीट करेंगे
तो क्या यहाँ से एक हाइड्रोजन क्लोरीन जाएगा और एक यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे ही आप हीट करेंगे तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, CH और ये Cl बन जाएगी, ये प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो ये विनाइल क्लोराइड बन जाएगा इस तरीके से। तो हमने कहां से बनाया विनाइल क्लोराइड, क्लोरीन के जरिए से बनाया। इथिन के साथ इथाइलिन डाइक्लोर बनेगा, फिर इसको मजीद हीट करेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन यहां से चला जाएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी और डबल बॉन्ड बनेगा और विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो और इस विनाइल क्लोराइड से फिर हम आगे क्या बनाएंगे, इससे फिर हम आगे बनाते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं पॉलीमराइजेशन करके। इसी तरीके से यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स, हम ना क्लोरीन के जरिए से बहुत सारे पेस्टिसाइड्स केमिकल बनाते हैं। पेस्टिसाइड्स मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाएं। तो कीड़े मकोड़ों को मारने वाली जो दवाएं होती हैं वो भी हम क्लोरीन के जरिए से बनाते हैं। यहाँ पर दो का जिक्र है, एक है हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन जिसका फार्मूला है C6H6 और Cl, ठीक है। तो हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन C6H6 और Cl6 ये पेस्टिसाइड है, कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवा। और दूसरा है DDT, ये दो का पेस्टिसाइड्स केमिकल है जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए यूज किया जाता है। DDT की फुल फॉर्म D फॉर डाइक्लोरो, देन अदर D डाइफिनाइल, T मीन्स ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो DDT के डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ये, और हेक्सासाइक्लोहेक्सेन हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये दो पेस्टिसाइड है। इनको बनाने के लिए भी क्लोरीन की जरूरत है, तो क्लोरीन के जरिए से ये प्रोडक्ट बनाते हैं। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट, हम सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे रबड़ हो गया, तो ये रबड़ भी हम क्लोरीन के जरिए से तैयार करते हैं। यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, हम ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन को, कलर रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ से, कॉटन को ब्लीच करते हैं, उसका कलर रिमूव करते हैं, रेयन धागे वगैरह होते हैं, कपड़ा, वुड पल्प, पेपर पल्प, जो पेपर का मटेरियल होता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो उनके साथ क्लोरीन का सोल्यूशन मिला के हम क्या करते हैं, कलर को रिमूव करते हैं। तो ब्लीचिंग एजेंट कॉटन, रेयन, वुड पल्प, इनमें से कलर रिमूव करते हैं, इनको ब्लीच करते हैं हम क्लोरीन के जरिए से, कलर रिमूव करते हैं। यूज इन स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि हमने कहा कि हम ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला पानी है उसको स्टेरिलाइज करते हैं, क्लोरीन के जरिए से साफ करते हैं, जो जरासीम होते हैं उनको किल करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट ड्रेनेज, ये जो ड्रेनेज सिस्टम होता है एक्चुअली क्या करता है, ये जो क्लोरीन होता है ना, ये क्लोरीन क्या करता है कि जो पानी होता है ख़राब जिसमें जरासीम होते हैं, तो क्लोरीन एक केमिकल बनाता है वाटर के साथ मिलके। क्या बनाता है, केमिकल हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। आपने देखा होगा कि ये जो क्लोरीन होता है ये वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है, HOCl और HCl बनाता है, ये बना हाइपोक्लोरस एसिड। और ये हाइपोक्लोरस एसिड ना ये टूट जाता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है ना ये जाके क्या करता है, जरासीम को किल करता है, उसकी बॉडी के केमिकल्स पे अटैक करता है और उनको ऑक्सीडाइज करके उनको ख़त्म कर देता है। तो इसलिए तो कहते हैं कि क्लोरीन के ज़रिए से हम जर्म्स मारते हैं। कैसे कि वो वाटर के साथ मिलके हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है और हाइपोक्लोरस एसिड से हाईली रिएक्टिव नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है एटम की फॉर्म में, जो कि जरासीम की बॉडी के ऊपर अटैक करता है और उनको मार देता है। इसलिए हम ड्रिंकिंग वाटर के अंदर उसके जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल। डिसइंफेक्टेंट ड्रेनेज, जो ड्रेनेज ख़राब होते हैं जिसमें जरासीम होते हैं, ये जो गटर वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारे जरासीम होते हैं, वो घर में आ सकते हैं और बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए हम ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो ख़राब ड्रेनेज होता है उसमें क्लोरीन गैस का सोल्यूशन डाल देते हैं। वो क्लोरीन गैस का जैसे सोल्यूशन ऐड करेंगे तो जो जरासीम होते हैं वो उस गटर के अंदर, ड्रेनेज के अंदर, वो सब मर जाएंगे, जिससे जो पॉल्यूशन नहीं होगी बाहर इन्वायरमेंट, घर में वो जरासीम नहीं आएंगे, जिससे नुकसान नहीं पड़ेगा। इसलिए हम डिसइंफेक्टेंट ड्रेनेज को साफ करते हैं, मतलब उससे जरासीम किल किए जाते हैं, ठीक है। लास्ट वन, यूज इन लेयर टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन और ब्रोमीन की डिटेक्शन भी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम क्लोरीन के जरिए से ना हम ये भी बता सकते हैं कि इस सोल्यूशन में क्लोराइड है या आयोडाइड है, ब्रोमाइड है या नहीं है। तो हम क्लोरीन के जरिए से ब्रोमीन और आयोडीन की डिटेक्शन करते हैं।
कैसे डिडक्शन करते हैं? आपको पता है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर, मान लो अगर सॉल्यूशन के अंदर कोई सॉल्ट है, ब्रोमाइड होगा, मिसाल के तौर पर पोटेशियम ब्रोमाइड डिसोल्व होता है, आपको पता है। अगर मान लो ये एक सॉल्यूशन है जिसमें पोटेशियम ब्रोमाइड पड़ा हुआ, अगर ब्रोमाइड पोटेशियम ब्रोमाइड होगा, मतलब ब्रोमाइड का अगर सॉल्यूशन होगा पानी, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, इसमें क्लोरीन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? क्लोरीन। जैसे ही क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्लोरीन क्या करता है, ब्रोमीन को हटा देगा, खुद पोटेशियम के साथ मिल जाएगा और क्या बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड। तब देखो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन ना ब्रोमीन को हटा देगा, खुद पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम, और ब्रोमीन जैसे ही अलग होगा तो Br2 बनाएगा। जैसे ही ब्रोमीन अलग होता है तो ब्रोमीन अलग जैसे ही होगा तो उसका अकेले में कलर होता है रेडिश ब्राउन, जो आप पढ़ चुके हैं बेसिक, तो इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो अगर ब्रोमीन होगा तो क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन को अलग कर देगा और खुद पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड, और जैसे ही ब्रोमीन यहाँ सोल्यूशन में अलग होगा तो अपना कलर शो करेगा रेडिश ब्राउन, और जैसे ही कलर शो करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि रेडिश ब्राउन कलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो रेडिश ब्राउन कलर ऑरेंज टाइप इस तरीके से सोल्यूशन बन जाए, और जैसे ही रेडिश ब्राउन कलर अपीयर होगा सोल्यूशन में तो हम कहेंगे कि इसके अंदर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन की डिटेक्शन हो जाएगी। फिर हम इसमें साइक्लोहेक्सेन ऐड करेंगे। जैसे ही साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो फिर ये जो रेडिश ब्राउन कलर है ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन की लेयर बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेयर टेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये फिर लेयर की फॉर्म में ऊपर फ्लोट करता है। इसी तरह हम आयोडीन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि मान लो अगर सोल्यूशन के अंदर आयोडीन होगा, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, अगर पोटेशियम आयोडाइड है मतलब आयोडाइड अगर है सोल्यूशन तो हम उससे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या? क्लोरीन ऐड करेंगे। अगर पोटेशियम आयोडाइड है तो फिर ये क्लोरीन क्या करेगा, ये उस आयोडीन को हटा देगा और खुद पोटेशियम के साथ मिलके पोटेशियम क्लोराइड, तो आयोडीन जैसे ही अलग होगा I2 की फॉर्म में तो आयोडीन का कलर अपीयर होता है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ आयोडीन अलग होगा सोल्यूशन में तो आयोडीन अपना कलर शो करेगा, वायलेट कलर शो करेगा, पर्पल शो करेगा, ठीक है, इस तरीके। तो इसका पर्पल कलर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये पर्पल कलर शो करेगा। जैसे ही पर्पल कलर शो होगा सोल्यूशन में तो हम समझ जाएंगे कि आयोडीन अलग हो रहा है, और आयोडीन है तभी तो अलग हो रहा है, तो इससे डिटेक्शन होगी आयोडीन। फिर साइक्लोहेक्सेन ऐड करेंगे, हेक्सेन, ठीक, इससे क्या होगा, हेक्सेन ऐड करने से क्या होगा कि ये आपकी यहाँ पर जो है ना लेयर बन जाएगी आयोडीन की। तो इस तरीके से लेयर टेस्ट किया। तो हमने यही लिखा है कि हम ब्रोमीन और आयोडीन को डिटेक्ट करते हैं क्लोरीन के जरिए से, ठीक है, और ये लेयर की फॉर्म में ऊपर लेयर बन जाती है जब हेक्सेन ऐड करते हैं, तो इसलिए हम इसको लेयर टेस्ट कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी क्लोरीन की, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।